Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the air quality के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को कि उनके द्वारा क्या यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया गया जिससे कि नेशनल कैपिटल का जो रीजन है वहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और जो स्टेबल बर्निंग के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं इस समय में उनको यहाँ पे रिड्यूस किया गया हो। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में तो आप देखिए कि 2020 के समय इसको सेटअप किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वो हुआ करता था, उसको रिप्लेस करते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया। बेसिक मैंडेट यही है कि जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है, दिल्ली का जो एरिया है और उसके जो नियर बाई स्टेट्स हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। उसके रिगार्डिंग में जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का जो कंपोजिशन है उसके बारे में, इसके अगर हम कंपोजिशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि एक इसके आपको जो चेयरमैन है वो देखने के लिए मिलेंगे। चेयरमैन का जो टेन्योर है वो आपको 3 ईयर का है या उनका जो एज है वो 70 ईयर्स का उनके द्वारा कंप्लीट किया गया हो। चेयरमैन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे कुछ स्टेट के जो सेक्रेटरीज हैं, जो इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके जो सेक्रेटरी हैं उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप से भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं जिसके इसके मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि दिल्ली जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के भी जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से वो इसके मेंबर रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स राजस्थान को भी यहाँ पे काउंट किया गया है, उत्तर प्रदेश को भी काउंट किया गया है और पंजाब और हरियाणा जहाँ पे मैक्सिमम जो स्टेबल बर्निंग के जो केसेज हैं वो सामने आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें स्टेबल बर्निंग के रिगार्डिंग में, एक तो आप देखिए कि कंपोजिशन के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। स्टेबल बर्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे रबी का जो यहाँ पे क्रॉप है और आप देखिए कि रबी से पहले ये मानसून के समय का जो क्रॉप हुआ करता है जिसको कि हम खरीफ सीजन की क्रॉप के रूप से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, खरीफ एंड रबी का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है उसके अंदर में आप देखिए कि रेयरली यहाँ पे 1 मंथ या 1.5 मंथ का जो समय है वो मिलता है। तो इसी समय में फार्मर्स को जो अपना एग्रीकल्चर फील्ड है उसको प्रिपेयर करना होता है। इसी वजह से आप देखिए कि आपको यहाँ पे स्टेबल बर्निंग का जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो बायोडिकम्पोजर है उसको आप देखिए उसका स्प्रे है वो किया जाता है काफ़ी बार पैडी के जो स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड्स हुआ करते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये एयर क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से जो इनिशिएटिव्स थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में। काफ़ी बार आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से रीड किया होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में आप देखिए कि कौन कौन से ऐसी गैसेज हैं जिनको यहाँ पे काउंट किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स का जो 2016 का जो पेपर है उस समय इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अब आप देखिए कि आपसे यहाँ पे जो बेसिकली ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो कि आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आप देखिए और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में। एक आपको जो सफ़र इनिशिएटिव है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। सफ़र इनिशिएटिव है जिससे कि एयर क्वालिटी के बारे में जो यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि PM2.5 है, PM2.5 है उसको भी बताया जाएगा, PM10 है, PM2.5 है, PM10 है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ओजोन है, ओजोन को भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। ओजोन के अलावा आप देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा आप देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। उसके रिगार्डिंग में एयर क्वालिटी का आपको जब इंडिकेशन करना होता है तो इनका भी आप देखिए कि इनका जो लेवल है उसको चेक किया जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट 2 और कंपोनेंट्स है यहाँ पे। एक आप देखिए कि लीड है, लीड को यहाँ पे काउंट किया गया है। और लीड के अलावा आप देखिए कि अमोनिया है, लीड के अलावा आप देखिए कि अमोनिया है।
तो बेसिकली 8 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे एयर क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है किसी भी एरिया के अंदर में। क्या यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग में? तो 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे जो मीटिंग है वो किया गया, उनके द्वारा फंड का जो रिलीज है उसके पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया है इस मीटिंग के अंदर में। तो तमिलनाडु एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड का जो इशू है, किन टॉपिक्स के ऊपर वो फंड का इशू है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया वहाँ पे जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में कि मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर में मोर फंड है उसको अलोकेट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको समग्र शिक्षा अभियान के रिगार्डिंग में जो फंड है वो आपको यहाँ पे न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो फिशरमैन्स हैं उनके राइट्स के रिगार्डिंग में भी मेंशन किया गया है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम समग्र शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो समग्र शिक्षा अभियान है इनके द्वारा इस इनिशिएटिव के अंडर में 3 आपको जो इनिशिएटिव है उनको मर्ज किया गया था। एक सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था जो इनिशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग में था, तो उसको यहाँ पे मर्ज किया गया समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसको यहाँ पे मर्ज किया गया। और आप देखिए कि टीचर्स का जो एजुकेशन है, टीचर्स को भी आप देखिए कि टीचिंग का जो एजुकेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन 3 इनिशिएटिव्स को मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड को अलोकेट किया जाता है, तो आप देखिए कि यहाँ पे रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है पीएम श्री स्कूल यहाँ पे सेटअप करना है। कुछ मॉडल स्कूल्स हैं जिनको सेटअप करना है 14,500 के आसपास हमारे कंट्री के अंदर में। पीएम श्री का अगर हम फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करें, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। श्री का जो मीनिंग है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है कि हमारा जो विकसित भारत है उसके अंदर यहाँ पे मॉडल स्कूल है उनको सेटअप करना है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स पीएम श्री जो स्कीम है उसके इनिशिएटिव के अंदर में एक कंपोनेंट है कि आपको यहाँ पे न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है जो 2020 के समय हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि आप देखिए कि हमारे इससे पहले कौन कौन सा एजुकेशन पॉलिसी रहा है। एक तो आपको स्टूडेंट्स 1968 के समय में डीएस कोठारी जो उनका कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में आएगा। फिर आप देखिए कि लास्ट के 2 वर्ड्स उनको आप चेंज कीजिए। 1986 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा सेकंड जो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी है जिसको 92 के अंदर कुछ अमेंड भी किया गया था। और फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये 2020 के समय जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि हर एक स्टेट को यहाँ पे पीएम श्री को इम्प्लीमेंट करना है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करना है और 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उनका डिमांड है कि उनके द्वारा आप देखिए कि एंटी हिंदी मूवमेंट्स भी आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा हमारे कंट्री के अंदर में। और स्पेशली जो सितंबर का जो मंथ है, सितंबर के मंथ के अंदर आप देखिए कि 14 सितंबर का जो डे है उसको हिंदी दिवस के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट तमिलनाडु के द्वारा 2 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया है, उसी को अडोप्ट किया गया है। तो ये बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो लैंग्वेज फॉर्मूला के रिगार्डिंग में है जिसकी वजह से फंड को यहाँ पे रोका गया था। तो स्टूडेंट्स ये तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के बारे में है। आप देखिए कि वहाँ पे एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर विजिट करने वाले थे, बट कुछ समय से वो कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज़ के अंदर है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा को जो डेडिकेटेड है तिरुपति का जो टेम्पल है या तिरुमाला का जो टेम्पल है, तो वहाँ पे उन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा जो विजिट है उसको कैंसिल किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, तो आप देखिए कि जो शेषाचलम हिल्स के बारे में आपने रीड किया होगा, ईस्टर्न घाट का एक इम्पोर्टेंट हिल्स है शेषाचलम हिल्स, तो वहाँ पे ही ये सिचुएटेड है, वहीं पे ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में तिरुपति का जो ये रिलीजियस प्लेस है लॉर्ड वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है। और आप देखिए कि लड्डू जो वहाँ पे ऑफर किया जाता है, जो प्रसाद वहाँ पे ऑफर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जामा मस्जिद का जो एरिया है जो कि रिलीजियस प्लेस है,
आप देखिए कि जामा मस्जिद का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में उसका जो प्रोटेक्शन जो मोन्यूमेंट के रूप से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इनको प्रोटेक्टेड जो मोन्यूमेंट का जो स्टेटस है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन है वो किया गया है इसको। बट हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज़ से आपको क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है मुगल जो रूलर हुआ करते हैं शाहजहां, उनके द्वारा। आप देखिए कि 1656 के समय में 1656 के समय शाहजहानाबाद नाम का जो सिटी हुआ करता है दिल्ली के अंदर, आप देखिए कि काफ़ी सारे आपको जो स्मॉल स्मॉल एरियाज हैं जो उस समय हमारे मेडिवल के समय में जो सिटीज़ हुआ करते थे वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लालकोट है, तुगलकाबाद है, शाहजहानाबाद है। आप देखिए कि अलग अलग ऐसे एरियाज हैं, तो उसी एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है जामा मस्जिद का एरिया, जिसको कि 1656 के समय क्रिएट किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था उस समय शाहजहां का जब रूल हुआ करता था उस दौरान में। आप देखिए कि शाहजहां का जो रूल है वो कब एंड होता है, 1658 के समय जो रूल है वो आपको एंड देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि वहाँ पे 2 ईयर्स के अराउंड में जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि शाहजहां के जो बड़े बेटे हैं दारा सिकोहा, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और भी काफ़ी सारे उनके जो ब्रोदर्स हैं, 3 अदर ब्रोदर्स हुआ करते थे दारा सिकोहा के अलावा। आप देखिए कि मुराद भी हैं। तो वहाँ पे 2 पर्सनस को असैसिनेट कर दिया जाएगा, एक को किसी स्टेट का गवर्नर है वो बना दिया जाता है, और औरंगजेब वहाँ पे पावर के अंदर में आएंगे। आप देखिए कि जो औरंगजेब हैं उनको यहाँ पे उनको जो नेक्स्ट प्रिंस के रूप से नहीं अपॉइंट किया गया था शाहजहां के द्वारा, दारा सिकोहा को अपॉइंट किया गया था। और दारा सिकोहा को आप देखिए कि लिबरल मुस्लिम का जो टाइटल है वो भी दिया जाता है। काफ़ी सारे हमारे जो हिंदुइज्म से रिलेटेड जो आप देखिए कि जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर हैं, उसका भी उनके द्वारा ट्रांसलेट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे पोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारा जो ट्रांसशिपमेंट है या जो लार्ज कार्गो शिप्स हैं उनको हैंडल करने के रिगार्डिंग में केरल का जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये जो पोर्ट है उसको डेवलप किया गया, जो कि आपको एक डीप वाटर हमारे यहाँ पे जो कंटेनर का जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम पोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि पोर्ट का जो नेम है वो है विजिंजम नाम से इस पोर्ट का जो नाम है वो रखा गया है। पोर्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पोर्ट का नाम है विजिंजम। आपसे यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोर्ट के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स इसको रफ करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में रीड करेंगे। आप देखिए कि अब आपको पोर्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। क्या यूपीएससी के द्वारा पोर्ट से रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। 2016 का ही प्रीलिम्स का पेपर है, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन 16 के अंदर ही पूछा गया था। तो 16 के समय ही राजस्थान का एक आप देखिए कि आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था उस समय में कि किस स्टेट के द्वारा आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है उसके यहाँ पे एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया का जो यहाँ पे सागरमाला इनिशिएटिव है इन सभी के बारे में, कि गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया गया है। इंडियन मैरीटाइम विजन है जो आपको 2030 की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर शिप बिल्डिंग है उसको भी इम्प्रूव करना है। हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि जो कोस्टल एरिया है, आपको इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से शिप बिल्डिंग को इम्प्रूव करना हो हमारे यहाँ पे, शिप बिल्डिंग के अलावा आप देखिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर भी जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको किस तरीके से बूस्ट करना है। इंडिया का स्ट्रेटजिक लोकेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारा स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको ये सेटअप करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें विजिंजम जो पोर्ट है हमारा केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है, किस तरीके का ये पोर्ट है स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि आपको डीप वाटर ये पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, डीप वाटर है। कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, हमारा जो लार्ज कार्गो है उसको यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो प्रेजेंट समय में इंडिया का जो आप देखिए कि जो लार्ज कार्गो है जो यहाँ पे हैंडल किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पोर्ट्स हैं उनके द्वारा, या जो वेस्ट एशिया के कुछ पोर्ट्स हैं उनके द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि इस तरीके से इस पोर्ट को डेवलप किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में लार्ज कार्गो है उसको हैंडल करने के रिगार्डिंग में। किसके द्वारा डेवलप किया गया स्टूडेंट्स? केरल का जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसके थ्रू इसको आप देखिए कि इस्टेब्लिश किया गया है अडानी ग्रुप के साथ में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है जिसको कि हम डिजाइन बिल्ड, डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, फाइनेंस करना है, फिर उसके बाद में आप देखिए उसके द्वारा ऑपरेट भी किया जाएगा, लेटर फॉर्म के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली जो फॉर्मूला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में, जिसके थ्रू बेसिकली इस पोर्ट को डेवलप किया गया, जो कहाँ पे है, केरल का जो त्रिवेंद्रपुरम का जो एरिया है वहीं पे ही डीप वाटर के अंदर सिचुएटेड है। क्या स्टूडेंट्स ये जो पोर्ट है इंडिया का मेजर पोर्ट है, तो आपको मेजर पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर कितने मेजर पोर्ट हैं स्टूडेंट? 12 मेजर पोर्ट हैं। क्या वेस्ट कोस्ट के रिगार्डिंग में मेजर जो पोर्ट है उनका संख्या ज़्यादा है, या ईस्ट कोस्ट के रिगार्डिंग में जो मेजर पोर्ट का जो संख्या है वो ज़्यादा है? 12 मेजर पोर्ट हैं स्टूडेंट। 6 वेस्टर्न कोस्ट के रिगार्डिंग में है, 6 ईस्टर्न कोस्ट के रिगार्डिंग में है। अगर हम मेजर पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो गुजरात के अंदर में कांडला पोर्ट हुआ करता था, जिसको नेम क्या दे दिया गया है प्रेजेंट समय में, दीनदयाल पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। दीनदयाल पोर्ट है जो मेजर पोर्ट सिचुएटेड है गुजरात के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि मुंबई का एक पोर्ट है, मुंबई का पोर्ट है, मुंबई के वहाँ पे ही JNPT सिचुएटेड है। JNPT जवाहरलाल नेहरू जो हमारा पोर्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। तो दीनदयाल पोर्ट हुआ, मुंबई पोर्ट हुआ, JNPT पोर्ट हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि गोवा का जो रीजन है वहाँ पे मुर्मुगांव नाम का एक पोर्ट है। मुर्मुगांव नाम का जो पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा गोवा के वहाँ पे, मोरमुगांव नाम का पोर्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि मैंगलोर जो कर्नाटका का पार्ट है वहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो सिचुएटेड है। फिर केरल के अंदर में कोचीन पोर्ट आपको एक मेजर पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि मेजर पोर्ट को क्यों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1908 का एक पोर्ट का जो एक्ट है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट है 1908 का, जिसके अंदर मेजर एंड माइनर को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। और मेजर एंड माइनर के अंदर बताया गया है कि जो मेजर पोर्ट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो स्टूडेंट्स ये 6 पोर्ट हुए वेस्टर्न कोस्ट के अंदर में। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट के जो 6 पोर्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखिए कि कैलकाटा पोर्ट है। कैलकाटा के बाद में जो उड़ीसा का पार्ट है वहाँ पे पारादीप पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिएगा आंध्र प्रदेश के वहाँ पे विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश का जो लास्ट गवर्नमेंट था उनका एक डिमांड भी था कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं उनको यहाँ पे सेटअप किया जाए। एक कैपिटल विशाखापट्टनम के अंदर रहेगा, एक कर्नूल के अंदर में, और एक आप देखिए कि जो प्रेजेंट समय में अमरावती है। ऐसा डिमांड किया गया था। तो आप देखिए कि विशाखापट्टनम है, कैलकाटा है, पारादीप उड़ीसा के अंदर है, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे विशाखापट्टनम है। फिर आपको तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। कामारजार पोर्ट है जिसको कि एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना करते हैं। कामारजार पोर्ट है जिसको कि हम एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना करते हैं। फिर आप देखिए कि चेन्नई का पोर्ट है, मद्रास का जो पोर्ट है हमारे यहाँ पे। और मद्रास के अलावा स्टूडेंट जो तुतिनकोरी का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि वी.ओ. चिदम्बरम जो पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चिदम्बरम पिल्लई नाम की एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपको स्वदेशी मूवमेंट के समय भी देखने के लिए मिलेंगे। उनको डेडिकेटेड वो पोर्ट है। अगर आप देखिए कि अगर हम बात करें चिदम्बरम पिल्लई के बारे में तो उनके द्वारा एक स्वदेशी स्ट्रीम जो नेविगेशन कंपनी है उसको भी सेटअप किया गया था उसी दौरान में। स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी है। आप देखिए कि जब स्वदेशी मूवमेंट हमारे कंट्री के अंदर आता है 1905 के समय से, स्वदेशी मूवमेंट का आपको बंगाल के डिवीजन के अगेंस्ट में जो स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे हमारे जो स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेटअप किया गया था। तो ब्रिटिश मोनोपोली को ब्रोक करने के रिगार्डिंग में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी है उसको सेटअप किया गया था। और इसी पोर्ट के थ्रू जो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट जिसका नेम दिया गया है, तो उसी पोर्ट के थ्रू उनके द्वारा जो नेविगेशन है उसको कैरी आउट किया गया था। लेटर फॉर्म के अंदर आप देखिए कि 1911 के समय में ये जो कंपनी है वो आप देखिए कि वो क्लोज होती है, शायद 1911 का वो समय है। स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन ये कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आपके लिए यहाँ पे एक स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड ही होमवर्क है। स्वदेशी आप देखिए कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में काफ़ी सारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो सेटअप हुई। तो स्टूडेंट्स होमवर्क आपके लिए ये है कि जो स्वदेशी बंधप समिति है, एक स्वदेशी बंधप समिति है उसको सेटअप किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में। तो कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा उसको सेटअप किया गया? क्या गोपाल कृष्ण गोखले वो इम्पोर्टेंट पर्सन है, दादा भाई नारोजी हैं, या आप देखिए कि अश्विनी कुमार दत्ता हैं? ये आपको पता होना चाहिए। स्वदेशी बंधप समिति जो है, स्वदेशी
बंदब जो समिति है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया। नेक्स्ट ये आप देखिए कि हमने मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट्स के बारे में रीड किया। माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। हमारे यहाँ पे जो कोस्टल बॉर्डर के एरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, हमारे कंट्री का जो कोस्टल बॉर्डर एरिया है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 7516 किलोमीटर का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कितना लार्ज कोस्टल एरिया होने के बाद में भी, कोस्टल बॉर्डर एरिया होने के बाद में भी हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें शिप बिल्डिंग की, जो जहाज बनाने का जो यहाँ पे कंपनी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। बल्कि आप देखिए कि जो चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, उनका जो कोस्टल एरिया भी काफ़ी कम है। बट शिप बिल्डिंग के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उनका डोमिनेशन है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो शिप बिल्डिंग के अंदर इंडिया का जो यहाँ पे इंडियन जो आप देखिए कि मैरीटाइम विजन है 2030 का, उसके थ्रू शिप बिल्डिंग के अंदर भी इंडिया का जो प्रेजेंस है उसको इम्प्रूव करने के बारे में मेंशन किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये पोर्ट्स के बारे में हमने रीड किया, मेजर माइनर पोर्ट्स देखा, हमारे यहाँ पे जो मेजर पोर्ट जिनको सजेस्ट किया गया है उनके बारे में देखा। अभी आप देखिए कि एक महाराष्ट्र के अंदर वाधवन नाम का जो पोर्ट है उसको भी सेटअप किया जाएगा, अभी वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर में है। वो भी यहाँ पे एक मेजर पोर्ट के रूप से सेटअप करने के बारे में बताया गया है उसके पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो कोस्टल एरिया है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा एक सागरमाला इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2015 के समय में। आप देखिए कि 7516 किलोमीटर का जो एरिया है इस कम्प्लीटली कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, सागरमाला। सागरमाला के आप देखिए कि 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करते थे। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कोस्टल एरिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, तो आप देखिए कि कोस्टल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। कोस्टल एरिया के अंदर टूरिज्म को डेवलप करना है, टूरिज्म को भी बूस्ट करना है, इको फ्रेंडली हमारा कोस्टल एरिया होना चाहिए। आप देखिए कि टूरिज्म के रिगार्डिंग में, तो कोस्टल एरिया के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का भी कॉन्सेप्ट हुआ करता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन है डेनमार्क के, वहाँ पे एक एनजीओ, उसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इंडिया के अंदर 12 बीच हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उनको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोस्टल टूरिज्म है, कोस्टल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है, और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की वहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटी है उसका भी डेवलपमेंट करना है। तो 4 इनिशिएटिव हैं सागरमाला इनिशिएटिव के, हमारे इस लार्ज कोस्टल बॉर्डर एरिया को डेवलप करने की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे एक न्यू गैलेक्सी है उसके साथ में इंटरेक्शन है उसके बारे में बताया गया है उनके रिसर्च के थ्रू में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गैलेक्सीज़ के बारे में, तो हमारा जो सोलार सिस्टम है उसके अंदर जो गैलेक्सी है, उसका जो गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे के नाम से जाना करते हैं, आकाश गंगा के नाम से, मिल्की वे के रूप से। आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी गैलेक्सी हैं वो सिचुएटेड हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो अदर गैलेक्सीज हैं उनके 1-2 नेम आपको ज़रूर से पता होने चाहिए। तो अदर गैलेक्सीज के नेम है जैसे कि आप देखिए कि एंड्रोमेडा है, विरलपूल है, विरलपूल नाम का भी एक गैलेक्सी है। तो 1-2 नेम आपको पता होने चाहिए, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 3 जो नेम है वो दे दिया जाएंगे, ये टर्म न्यूज़ के अंदर में है, ये क्या है, गैलेक्सी हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, या आप देखिए कि कोई यहाँ पे फर्टिलाइज़र का कुछ कंपोनेंट है, सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो आपको इस तरीके से 1-2 नेम है वो ज़रूर से पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मुन्नार के बारे में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है, टी का प्लांटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है मुन्नार का एरिया। और आप देखिए कि वहाँ पे बताया गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्यों विजिट किया करते हैं उस एरिया के अंदर में। इडुक्की के अंदर वाइल्ड एनिमल्स का जो आपको काफ़ी बार अटैक, ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि मुन्नार के अंदर में बताया गया है कि जो वेस्ट डंपिंग साइट है, जो कि वेस्ट को जो डंप करना है उसका जो साइट है वो ओपन है। काफ़ी बार जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको देखा गया है कि प्लास्टिक के अंदर में वो अपना जो बेसिकली जो उनका भूख है उसको मिटाने का कोशिश करते हैं, उनके द्वारा उसको यूज़ करने का कोशिश किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए कि एनिमल्स के हेल्थ के रिगार्डिंग में भी एक बैड थिंग है कि इस तरीके से कभी भी जो कुछ थिंग्स हैं जो यहाँ पे कंज्यूम करने के रिगार्डिंग में है उनको प्लास्टिक के अंदर नहीं थ्रो करना चाहिए, स्पेशली जो प्लास्टिक का कवर है उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि इसके थ्रू एनिमल्स के द्वारा जो प्लास्टिक है उसको भी यूज़ किया जाता है, वो भी उसको भी कंज्यूम करेंगे, उसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुन्नार के बारे में, टी प्लांटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इंडिया के अंदर जो टी बोर्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया के अंदर जो टी बोर्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टी बोर्ड की रिगार्डिंग में, कॉफ़ी बोर्ड की रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि केरल के अंदर ये सिचुएटेड है, मुन्नार का एरिया और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो हाईलैंड एरिया है केरल का। तो आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक जगह है कोटायम, कोटायम नाम की जो जगह है वहाँ पे आप देखिए कि रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका आपको हेडक्वार्टर है वो कोटायम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कोटायम नाम की जो जगह है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर डेट इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बारे में, तो आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर में कुछ यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो भी सिचुएटेड हैं, जिसके अंदर आपको एक मेजरली जो प्रोटेक्टेड एरिया देखने के लिए मिलता है वो तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर ही एक और नेशनल पार्क है जिसको कि हम अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क के नाम से जाना करते हैं, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क के नाम से जाना करते हैं। अब आप देखिए कि बोथ नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बोथ नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो नीलगिरी तहर हैं, नीलगिरी तहर का पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करता है। जैसे कि हम जब भी काजीरंगा के बारे में रीड करते हैं तो वन हॉर्न राइनो का जो मेजर पॉपुलेशन काजीरंगा के अंदर पाया जाता है, वैसे ही नीलगिरी तहर का जो मेजरली पॉपुलेशन है वो आपको इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर मिलता है। और ये जो नीलगिरी तहर है स्टूडेंट्स, ये किसका स्टेट एनिमल है? ये आपको तमिलनाडु का स्टेट एनिमल देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नीलगिरी तहर है वो किसका स्टेट एनिमल है? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको सोलाज के बारे में पता होना चाहिए। सोलाज बेसिकली क्या हुआ करते हैं? ग्रासलैंड का भी पार्ट इनको माना जाता है, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उसके रूप से इनको काउंट करते हैं, बट ये हाइट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेस्टर्न घाट का जो सदर्न एक्सटेंशन है, वेस्टर्न घाट का जो सदर्न एक्सटेंशन है, आप देखिए कि 2016 के पेपर के अंदर में, प्रीलिम्स का जो पेपर था 2016 का, उसके अंदर वेस्टर्न घाट से रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से बेसिकली कितने स्टेट से पास करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात को भी काउंट किया जाता है वेस्टर्न घाट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको हाइट के ऊपर में बेसिकली आप देखिए कि जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो मिलते हैं, जिनके जो ट्रीज हैं उनका जो हाइट है वो कम हुआ करता है। ड्वार्फ आपको ट्री देखने के लिए मिलेंगे, उनको बेसिकली सोला फॉरेस्ट के रूप से काउंट किया जाता है, जो कि आपको केरल का एरिया है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट है जहाँ पे मिला करते हैं। तो अन्नामुडी जो सोला नेशनल पार्क है वो भी आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है। ये इडुक्की के बारे में हमने डिस्कस किया, इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में हमने डिस्कस किया, नीलगिरी तहर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और सोला फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल का पार्ट है, ग्रासलैंड का पार्ट है, और आप देखिए कि जो हाइट के ऊपर मिला करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंडर में उनको कवर किया गया है। होमवर्क के अंदर क्या आपको बताना है? टी और कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कैमरून के बारे में है, आप देखिए कि ऐसे जो इश्यूज हैं वो काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलते हैं न्यूज़ के अंदर में, क्योंकि कोई पर्सन है लेबर का वर्क करने के लिए किसी कंट्री के अंदर गया, वहाँ पे उसका जो पासपोर्ट है उसको रख लिया गया जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा, और उनको आप देखिए कि काम भी ज़्यादा करवाया गया, पैसे नहीं दिए गए, प्रॉपर उनका रहने का जो तरीका है वो सही नहीं था, काफ़ी सारा वहाँ पे लोड्स ऑफ अब्यूज़ हैं, हरेसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही आप देखिए कि कुछ हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उससे रिलेटेड जो पर्सन है वो गए थे कैमरून का जो एरिया है, कैमरून कहाँ पे सिचुएटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। आप देखिए अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बेसिकली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में है, जहाँ पे आपको सपोज कीजिए अफ्रीका है, यहाँ पे जो अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है जहाँ पे आपको कैमरून देखने के लिए मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे आपको कैमरून देखने के लिए मिलेगा। कैमरून के अगर हम नाइबर कंट्रीज के बारे में डिस्कस करें, सपोज कीजिए कैमरून है, तो यहाँ पे आपको नाइजीरिया देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे नाइजीरिया हुआ करता है। यहाँ पे आप देखिए कि चैड नाम का जो कंट्री है चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, CAR है यहाँ पे, इसके अलावा कॉन्गो है, गबोन है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर सिचुएटेड हैं।
लैंडलॉक कंट्री नहीं है कैमरून, तो वहाँ पे वर्कर गए थे जिनको वापस से रेस्क्यू किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। काफ़ी बार आपको जो डंकी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप देखिए कभी कुछ दिनों पहले एक मूवी भी आया था SRK का डंकी नेम से। तो डंकी का सिस्टम क्या हुआ करता है कि पासपोर्ट ना यूज़ करते हुए इलीगल जो रूट्स हैं उनको यूज़ करते हुए लोग ऐसे कंट्रीज़ के अंदर विजिट करते हैं जहाँ पे जो लाइफ स्टाइल काफ़ी सही है। उनको लगता है कि वो मोर मनी वहाँ पे अर्न करेंगे, और वो मोर मनी अर्न करेंगे तो उनका जो लाइफ है वो यहाँ पे चेंज होगा। बट आप देखिए कि डंकी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी रॉन्ग है। एक तो काफ़ी बार सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा अटैक कर दिए जाते हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि वहाँ पे अगर कोई सेफली किसी कंट्री के अंदर अगर वो पर्सन पहुँच भी जाता है तो उसके बाद में उनका जो वर्किंग कंडीशन है, उनका जो अर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुआ करता है, और कभी भी उनको जो लीगल स्टेटस है वो नहीं रहेगा, किसी भी समय उनको डिपोर्ट है वो किया जा सकता है। तो ये बेसिकली कैमरून के बारे में था, जो इलीगल वे में जो पर्सन्स माइग्रेट करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में है, और प्रेजेंट समय भी उसका जो फायर है, उसका जो यहाँ पे आग है, उसको क्यों ज़रूरत है हमारी सोसाइटी के अंदर में। आप देखिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या था। 1924 के समय हम देखते हैं वैकोम सत्याग्रह है, वैकोम का जो एरिया है, वैकोम जो सत्याग्रह है उसको कैरी आउट किया गया था। वैकोम सत्याग्रह क्या था कि हमारे यहाँ पे जो कुछ सेक्शन सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको कि आप देखिए कि प्रॉपर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एंट्री अलाउ नहीं किया जाता था, तो उन्हीं पर्सनस को एंट्री है वो अलाउ किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में आपको जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, वैकोम सत्याग्रह है। हमारे जो MK गांधी हैं वो विजिट किया करते हैं वहाँ पे। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में 1924 के समय आपको जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। EV रामास्वामी के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया जाता है 1925 के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को, और बेसिक मैंडेट यही था कि सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। जो सोसाइटी के अंदर यहाँ पे छुआछूत का कोई अभाव था, छुआछूत का कोई प्रैक्टिस हुआ करता था, या आप देखिए कंटेस्टेबिलिटी का कोई प्रैक्टिस है, या किसी सेक्शन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रॉपर सोसाइटी के अंदर इंक्लूजन नहीं किया गया है, तो उन सभी को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में आपको जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में भी ये क्या जरूरी है। आप देखिए कि हमारे अभी भी सोसाइटी के अंदर आपको डिवाइड देखने के लिए मिलता है। LGBT है, इसके अंदर एडिटोरियल के अंदर LGBT कम्युनिटी के बारे में भी मेंशन किया गया, उनको भी प्रॉपर राइट्स वो नहीं दिए गए हैं। रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे LGBT जो कपल्स हैं उनको यहाँ पे एक सेम जॉइंट बैंक अकाउंट के बारे में भी डिस्कस किया गया है, उनको जो गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी रिसीव किए जाएँ उसके बारे में भी बताया गया। लास्ट ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में इनका जो मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज करने का जो पेटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो यहाँ पे थिंग्स हैं, जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना है, उसी का जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में बताया गया है। यहाँ पे कुछ अगर हम बात करें कुछ फैक्चुअल डाटा के बारे में, तो आप देखिए कि इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर है उनके बारे में भी बताया गया कि 1920 के समय जब जस्टिस पार्टी है, जस्टिस पार्टी पावर के अंदर में आती है, तो 1927 के समय आप देखिए कि फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर हैं जिनको कि हम डॉक्टर मुत्तुस्वामी रेड्डी के नाम से जाना करते हैं। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी हैं, मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी हैं, उनको फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर का जो यहाँ पे स्टेटस है उनके द्वारा ही लेजिस्लेचर के अंदर में पहली महिला के रूप से एंट्री किया गया था, मद्रास का जो प्रेसिडेंसी का एरिया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का प्रेजेंट समय में जो नेसेसरी है उसके बारे में बताया गया। कुछ फैक्चुअल डाटा से जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट थे, ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल थिंग्स भी हैं जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। रसिया के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया और इंडिया के जो रिलेशंस है वो प्रेजेंट समय में इम्प्रूव हुए हैं 2022 के समय से। रसिया के द्वारा आप देखिए कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं, रसिया के द्वारा यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में जो रिलेशंस हैं उसके अंदर में आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है वो किया गया था। यूक्रेन और रसिया का कन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है, ट्रेड यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ के द्वारा कुछ सैंक्शन है उनको भी इम्पोज किया गया है रसिया के ऊपर में। और आप देखिए कि इससे यहाँ पे डिफ़िकल्टी के समय में इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब रसिया के वहाँ पे विजिट किया गया तो उनके द्वारा बेसिकली बताया भी गया है कि इंडिया और रसिया जो कि ओल्ड फ्रेंड है, इंडिया और रसिया को यहाँ पे जो ट्रेड है उसको बूस्ट करना है। 100 जो बिलियन डॉलर्स के आसपास जो ट्रेड है
उसको बेसिकली अचीव करना है 2030 तक। 2030 तक $100 बिलियन का जो ट्रेड है उसको हमें अचीव करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रसिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया का जिस तरीके से आप देखिए कि नॉन इंटरवेंशन का पॉलिसी है किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स या उसके जो अदर फॉरेन पॉलिसी के जो अफेयर्स है उसके अंदर नॉन इंटरवेन करने का जो इंडिया का यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक पिलर है, उसी को देखते हुए आप देखिए कि रसिया और इंडिया का जो ऑयल का जो यहाँ पे ट्रेड है वो भी इंक्रीज हुआ है। फर्टिलाइजर है, सनफ्लावर ऑयल है, इन सभी के रिगार्डिंग में जो ट्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रसिया और चाइना का जो ट्रेड है वो तो काफ़ी अधिक है स्टूडेंट्स, बट उसका इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस है उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे शैडो का जो सिचुएशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसर्न्स भी हैं, इंडिया और रसिया के रिलेशन की रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स ये हैं कि रसिया का खुद का यहाँ पे एम है कि उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जाए, ये रसिया का खुद का एम है। इंडिया आप देखिए कि इंडिया का भी यहाँ पे एम है कि मेक इन इंडिया को बूस्ट करना है, मेक इन इंडिया को हमें बूस्ट करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड के रिगार्डिंग में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्रिएट हो यहाँ पे, कि रसिया का ही जो मोर प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर में आता है, इंडिया का कुछ भी एक्सपोर्ट है वो ना यहाँ से हो। नेक्स्ट आप देखिए कि वेस्टर्न पावर कंट्रीज के कुछ सैंक्शंस भी यहाँ पे एक मेन इश्यू है इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में। और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भी आपको कुछ इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया। बट आप देखिए कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर में इंडिया को मैक्सिमम अपना जो ट्रेड है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो इंडिया का जो ट्रेड है उसको आने वाले समय के अंदर हम बूस्ट कर सकें। आप देखिए कि हमारे जो कंसेशन के रिगार्डिंग में जो पेट्रोलियम मिल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी रिगार्डिंग में। पाक स्टेट के बारे में है। पाक स्टेट आप देखिए कि सपोज कीजिए इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका सिचुएटेड है, तो इस एरिया के अंदर ये जो स्टेट है जो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, एक तो मुन्नार का जो गल्फ है, उसको ये कनेक्ट करता है, और बे ऑफ बंगाल को ये कनेक्ट करता है, पाक स्टेट का जो एरिया है। आप देखिए कि यहाँ से एक सी फेरी के रिगार्डिंग में एक जर्नी को स्टार्ट किया गया था, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जो जाफना का एरिया है, तमिलियन जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग में एक सी फेरी को स्टार्ट किया गया था, अभी उसको स्टॉप किया गया है कुछ वहाँ पे बेनिफिट ना रिसीव होने की वजह से या कुछ अदर इश्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि आपको तो एक तो पाक स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार को ये कनेक्ट करता है। पंबन आइलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है जो स्टेट के एरिया के अंदर में। एडम ब्रिज है जिसको कि लॉर्ड श्री राम से डेडिकेटेड जो ब्रिज है वो माना जाता है, तो एडम ब्रिज है वो सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे सिचुएटेड है। पाल्क इसका जो नेम है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि आप देखिए कि रॉबर्ट पाल्क नाम के एक पर्सन है जो कि मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे हमारे कॉलोनियल एरा के समय में। और आप देखिए कि वैगई नाम का एक रिवर है जो आपने रीड किया होगा। वैगई रिवर इसी जो पाल्क स्टेट के एरिया है उसके अंदर में लास्ट समय में फ्लो किया करता है समुद्र से मिलने से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इंडिया का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो रिफॉर्म का जो प्रपोजल है उसको एंडोर्स किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 2 ईयर के बेसिस पे उनको इलेक्ट किया जाता है। कुछ रीजनल यहाँ पे कोटा भी है कि इस एरिया से कुछ इतने कंट्रीज हैं जिनको इलेक्ट किया जाएगा। इंडिया आप देखिए कि 8 टाइम्स के रिगार्डिंग में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है वो बना है। अब यहाँ पे इंडिया का प्रपोजल यही है कि G4 जो ग्रुप है, इंडिया है, जापान है, आप देखिए कि जर्मनी है और ब्राज़ील है। इसके अलावा आप देखिए कि L69 नाम का जो ग्रुप है जो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ये ग्रुप है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी इसको सजेस्ट किया गया था, जिसको कि हमने कल ही रीड किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट समय का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो डिफरेंट है। 1945 के समय जब सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन इंस्टीट्यूशन है, वो क्रिएट हुआ, जो सिचुएशन डिफरेंट है। तो हर एक कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लैटिन अमेरिका से भी कोई कंट्री यहाँ पे हो, साउथ एशिया से भी कोई हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी कोई हो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप देखिए यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जनरल असेंबली भी है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है। तो स्टूडेंट जनरल असेंबली का जो 79 यहाँ पे मीटिंग है उसके अंदर में आप देखिए कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा वही स्टेटमेंट्स दिए गए जो अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा दिए जाते हैं।
हमेशा टॉक के बिटवीन में कश्मीर को यहाँ पे यूज़ करना हो, उनके द्वारा कश्मीर जो इशू है उसको यूज़ करना हो। कश्मीर इंडिया का आप देखिए कि इंटरनल अफेयर है, इंटरनल मैटर है, इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जिस तरीके से उसको डील किया जाए, बट यहाँ पे कंटिन्यूस पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर जो इशू है उसको यूज़ किया जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में। अब आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टूडेंट्स गोरी चेन रेंज है, गोरी चेन रेंज है। गोरी चेन रेंज के वहाँ पे एक अननेम्ड माउंटेन एरिया था, जिसको कि यहाँ पे दलाई लामा, जो 6th दलाई लामा है, उनके नेम के ऊपर में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा या जो माउंटेनियर्स हैं उनके द्वारा उसका जो नेम है वो किया गया 6th। अगर हम यहाँ पे आप देखें कि जो दलाई लामा है उनके बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको दलाई लामा के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ आप बुद्धिज्म का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गेलुपा नाम का जो बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन है जो तिब्बत के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, उनके हाईएस्ट जो रिलीजियस पर्सन है उनको दलाई लामा का जो स्टेटस है वो दिया गया है। तो आप देखिए कि जो दलाई लामा है उसको अवलोकितेश्वरा नाम का जो स्टेटस है, जो बोधिसत्वा का जो स्टेटस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब दलाई लामा का जब डेथ होता है तो उसके बाद में आप देखिए कि एक डायरेक्शन के अंदर में न्यू दलाई लामा है, न्यू चिल्ड्रन है, उनको सर्च किया जाता है बुद्धिज्म का जो ये ट्रेडिशन है तिब्बत के अंदर में, और उस पर्सन को फिर वहाँ पे टीचिंग दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, और आप देखिए उनको दलाई लामा के रूप से अपॉइंट किया जाता है मोनेस्ट्रीज के द्वारा। तो स्टूडेंट दलाई लामा है उसको आप देखिए कि अवलोकितेश्वरा जो कि यहाँ पे बोधिसत्वा का पार्ट है, बोधिसत्वा के रूप से भी यहाँ पे उसको डेजिग्नेट किया जाता है दलाई लामा को। अगर हम बात करें स्टूडेंट 6th दलाई लामा है उनके बारे में, जो 6th दलाई लामा है उनका जो नेम है वो क्या हुआ करता था, तसांग यांग ग्यात्सो उनका नेम हुआ करता था। आप देखिए कि तसांग यांग ग्यात्सो इनका नेम हुआ करता था, और जो प्रेजेंट हमारे दलाई लामा है उनका नेम है स्टूडेंट्स तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो आपको जो प्रेजेंट दलाई लामा है उनका नेम आपको देखने के लिए मिलेगा। 1959 के समय चाइना के द्वारा तिब्बत को अनेक्स किया गया था, और आप देखिए कि तिब्बत को अनेक्स किया गया उस समय दलाई लामा इंडिया के लिए आते हैं। धर्मशाला के अंदर में कर्नाटका के वहाँ पे भी एक जगह है, और भी हमारे कंट्री के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको तिब्बतियन जो कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से दलाई लामा का जो इम्पोर्टेंस है, जो बुद्धिज्म को इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया है उसका इम्पोर्टेंस है, और हमारे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड मोनेस्ट्रीज हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मोनेस्ट्री के रिगार्डिंग में एक बार यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कुछ मोनेस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है जहाँ पे इस पीक का जो नेम है 6th दलाई लामा के नाम पे दिया गया है, जिसको चाइना ने ऑब्जेक्शन किया है, वहाँ पे आप देखिए कि एक कम्युनिटी भी रहा करती है जिसको कि हम मोनपा नाम का जो कम्युनिटी के नाम से जाना करते हैं। मोनपा कम्युनिटी के द्वारा आप देखिए कि हैंडमेड पेपर है उनको बनाया जाता है, उसके हाथ से ही जो पेपर है उसको बनाया जाएगा, और उस हैंडमेड पेपर को आप देखिए कि हमारा जो खादी विलेज एंड जो ग्राम उद्योग का जो इंस्टीट्यूशन है KVIC, उनके द्वारा भी बेसिकली उसको प्रमोट किया गया था। 2020 एंड 21 के समय का वो न्यूज़ के अंदर में था, वो मोनपा पेपर जो मोनपा ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है। आप देखिए कि जो ब्लैक जो क्रेन्स हुआ करती हैं, ब्लैक जो यहाँ पे आप देखिए कि बर्ड हुआ करता है, क्रेन्स का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे वर्शिप किया जाता है मोनपा ट्राइब के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये मोनपा ट्राइब के बारे में हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोनपा ट्राइब जो समटाइम्स न्यूज़ के अंदर रहा करता है वो कहाँ पे मिला करता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि जो बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनके द्वारा डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। झारखंड का जो बेसिकली संताल रीजन का जो एरिया है वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का जो पार्ट है उसको संताल के पार्ट के रूप से काउंट किया गया है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो बाहर से जो पर्सन है बांग्लादेश से वहाँ पे विजिट किए, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन का डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था, आप देखिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन का ही जो नंबर है वो वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। डेमोग्राफी के अंदर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ। कुछ इसके रिगार्डिंग में रीजन्स ये भी हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा सिटीज़ के लिए माइग्रेट किया गया, बेटर लाइवलीहुड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग में
बट आप देखिए कि यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो बेसिकली हमारा पैनल है उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर में या उनका रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि बांग्लादेश से जो आने वाले इलीगल पर्सनस हैं उनकी वजह से डेमोग्राफी है वो चेंज हुआ है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का एक ही हमारे यहाँ पे कमीशन हुआ करता था। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको सेटअप किया गया था। बट बाद में आप देखिए कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसको अलग से एक कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इस कमीशन के अंदर में आप देखिए कि एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, 3 मेंबर्स हैं वो हुआ करते हैं। यहाँ पे 3 ईयर इनका टेन्योर हुआ करता है, 3 साल का जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इनके द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब के जो इश्यूज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये कमीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी का पॉपुलेशन कहाँ पे है वो आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में। हमारी जो पीवीटीजी कम्युनिटीज है उनका लार्जेस्ट नंबर आपको उड़ीसा के अंदर मिलता है, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। पीवीटीजीज के रिगार्डिंग में या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि पीएम जनमन नाम का एक इनिशिएटिव है, पीएम जनमन नाम का एक इनिशिएटिव है, उसको भी लॉन्च किया गया था रिसेंटली। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि स्टेट के अंदर में जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन के समय में कुछ हमारे यहाँ पे 3 या 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको ज़रूर से कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का अपना बुक ओपन कीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस कीजिए कि रीड कीजिए कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री का होना ज़रूरी है। बिहार भी इसका पार्ट हुआ करता था, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया इस कैटेगरी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जो अग्निवीर पर्सनस हैं उनको आप देखिए कि जॉब का जो कोटा है वो दिया जाएगा, उसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सर हैं उनके द्वारा बेसिकली बताया गया है कि ब्रिक्स के अंदर में जो मल्टीपोलरिटी है, मल्टीपल डाइवर्सिटी है, उसको ऐड किया गया। ब्रिक्स आप देखिए कि 5 कंट्रीज़ का ग्रुप हुआ करता था। साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 के समय में ज्वाइन किया गया। 11 के समय फर्स्ट मीटिंग होता है ब्रिक्स का। एक बार यूपीएससी के द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अफ्रीका के द्वारा कब इसको ज्वाइन किया गया। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स ब्रिक्स का यहाँ पे एक बैंक भी है जिसको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से हम जाना करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संगाई के अंदर में है। चाइना के वहाँ पे एक और बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर में है उसका। तो आप देखिए कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं इनके, अभी इसको एक्सपेंड किया गया, अदर कंट्रीज़ को ऐड किया गया है। इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उनको यहाँ पे ऐड किया गया है ब्रिक्स के रिगार्डिंग में। तो ये हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा उनके लीडर्स से वहाँ पे मीटिंग किया गया। ब्रिक्स जो एससीओ के जो लीडर्स हैं उनके साथ में भी मीटिंग किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिगार्डिंग में। इजराइल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, इजराइल के आप देखिए कि 3H के नाम से 3 एनिमी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हजीबुल्ला है, सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हजीबुल्ला है। यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे आपको हमास देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि रेड सी का जो एरिया है यहाँ पे हमारे यहाँ पे यमन का जो एरिया है, यमन के वहाँ पे होती रिबेलियंस है। तो कहीं पे आप देखिए कि होतीज़ के द्वारा अटैक किया जाता है, कभी इजराइल के द्वारा हजीबुल्ला और हमास को डिस्ट्रॉय करने के रिगार्डिंग में आपको जो अटैक है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फिनलैंड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि फिनलैंड के द्वारा अपना जो नाटो का जो बेस है उसको रसियन बॉर्डर के साथ में सेटअप किया गया है, उसको एरिया है वो चेंज किया गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम नाटो के नाम से जाना करते हैं। 1949 के समय इसे डिफेंस ग्रुप है उसको सेटअप किया गया था यूएस के द्वारा। और आप देखिए इसके अंदर एक कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। आप सपोज कीजिए फिनलैंड अगर उसका मेंबर है, उसके ऊपर किसी कंट्री के द्वारा अटैक किया गया तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी फोर्स के द्वारा उसको डिफेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाटो का? बेल्जियम ब्रुसेल्स के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिए कि बेल्जियम भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में है। अगर हम जब भी यहाँ पे फिनलैंड के बारे में रीड करते हैं तो आपको इसके नाइबर कंट्रीज जो पता होने चाहिए। एक तो रसिया है इसका नाइबर कंट्री, इसके अलावा स्वीडन है, नॉर्वे है, जो भी इसके साथ एरिया शेयर करते हैं। सपोज कीजिए फिनलैंड है, इधर रसिया है,
इधर आपको बेसिकली आप देखिए कि आपको स्वीडन है और आपको नॉर्वे है वो देखने के लिए मिलेगा इसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान के रिगार्डिंग में है, जापान के रिगार्डिंग में वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया गया। बेल्जियम के जो लीडर हैं उनके द्वारा कुछ चर्च के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए कि बेल्जियम का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये फ्रांस है, सपोज कीजिए ये फ्रांस है, फ्रांस वैसे काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको जो बेल्जियम है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके जो सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि लुक्जमबर्ग नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। इसका जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको बेसिकली जो देखने के लिए मिलता है वो है नीदरलैंड, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो जर्मनी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे हमने जो बेल्जियम के बारे में रीड किया, बेल्जियम के ब्रुसेल्स के वहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।